नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो कहानियां लेकर आया हूं। पहली कहानी का नाम है कब्रिस्तान का घर और दूसरी कहानी एक चुड़ैल के अनुभव के बारे में है कि कैसे माँ दुर्गा के मंत्र उच्चारण से वो चुड़ैल भाग गई थी। तो आइए बिना देरी किए आज की पहली कहानी सुनते हैं। मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि कब्रिस्तान के रास्ते अंधेरी दुनिया से जुड़े होते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा सब कुछ निगल जाता है, सब कुछ, इंसानों को, उनकी आत्माओं को भी। बचपन में हम जहां रहा करते थे वो हमारा घर कब्रिस्तान से बस कुछ कदमों की दूरी पर था। दूरी इतनी कि कोई पुकारे तो भी सुनाई दे। माँ कहती थी कि दादाजी यहां रहकर पागल हो गए हैं, पर पिताजी उन्हें अच्छे से जानते थे। उनका कहना था कि दादाजी को वहां कब्र में रहने वाले लोगों की आवाजें आती है, उनकी पुकार सुनाई देती है और इसलिए वो हमें कब्रिस्तान के आसपास खेलने से मना करते थे। दादाजी जब कभी कब्रिस्तान के बारे में बात करते तो वो मुझे बताते थे कि कब्रिस्तान में सिर्फ आत्माएं नहीं रहती, एक शैतान रहता है जो उनको चलाता है, उनको काबू करता है। पर कुछ आत्माएं अपनी हदें पार कर जाती है, इंसानों की दुनिया में प्रवेश करती है और उसके बाद एक भयानक खेल शुरू होता है, जिंदगी और मौत का खेल। उनकी इतनी सी बात हमें डराने के लिए काफी होती थी। माँ फिर दादाजी को डांटती थी, उन पर चिल्लाती थी कि बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते, बच्चे डर जाते हैं। और दादाजी माँ की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते। उनकी वो हंसी सुनकर कभी कभी मुझे भी लगता कि कहीं वो खुद ही शैतान तो नहीं। कुछ सालों बाद हम उस घर को छोड़कर चले गए। पिताजी को नई नौकरी लगी थी, अच्छा काम चलने लगा था, तो वो हमें अपने साथ लेकर चले गए। पर दादाजी हमारे साथ नहीं आए। कब्रिस्तान के घर को छोड़ने के बाद हम घर वाले कभी वहां नहीं गए। दादाजी कभी कभी मुझसे मिलने आया करते थे, पर एक दो दिन बाद वो वापस लौट जाते, कहते कि कब्रिस्तान उन्हें बुला रहा है। पिताजी को उनकी हर वक्त चिंता होती थी, पर वो थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस कब्रिस्तान से लगाव था। कुछ सालों बाद दादाजी का देहांत हो गया। मरते वक्त दादाजी ने बस इतना कहा था कि घर को संभालना, उसका ख्याल रखना। वो घर मुझे किसी ने दिया है, उसे बेचना नहीं, बेचने का विचार भी मन में मत लाना। और पिताजी ने उन्हें वचन तो नहीं दिया, पर बस उनकी हाँ में हाँ मिलाई। आखिरकार दादाजी को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। और ऐसे ही एक रोज, यानी दादाजी की मौत के कुछ 2 महीने बाद, पिताजी ने उस कब्रिस्तान वाले घर को बेचने की इच्छा जाहिर की। मैंने उन्हें यह याद दिलाया कि दादाजी ने उस घर को बेचने से मना किया है, तो आप क्यों बेचना चाहते हैं? उन्होंने मुझे समझाया कि वैसे भी हम वहां रहने नहीं वाले हैं, ऊपर से उस मकान को कोई खरीदेगा भी नहीं, और जो कोई खरीदेगा उससे जो कुछ थोड़े पैसे मिलेंगे, उन पैसों में कुछ पैसे जोड़कर हम एक नया घर खरीद लेंगे। हमारी थोड़ी तकलीफें तो कम हो जाएगी। मैं पिताजी की बात से सहमत था। वो घर भले ही अच्छा था, लेकिन वो मुझे बचपन की याद दिलाता था, एक ऐसा बचपन जो मैंने वहां डर डर कर गुजारा था। मुझे कभी कोई बुरा एहसास तो नहीं हुआ था, पर वहां का माहौल, वहां के लोगों की बातें और दादाजी की वो डरावनी कहानियां और उनकी वो डरावनी हंसी, ये सब मुझे डराने के लिए काफी होता था। कब्रिस्तान के डर से मेरे दोस्त भी मेरे साथ खेलने नहीं आते थे। उस जगह हमेशा एक अकेलापन, एक खालीपन महसूस होता था। शाम होने के बाद तो ऐसा लगता कि हम इस दुनिया के ही नहीं हैं। पिताजी ने एक बार मुझे बताया था कि जब दादाजी जवान थे तब वो कब्रिस्तान में कब्र खोदा करते थे, उसी से उनका गुजारा होता था। उन्हें ठीक से पता नहीं, पर किसी ने उन्हें वो घर बनवा कर दिया था। पर किसने, वो आज तक किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। और ना ही दादाजी ने कभी वो बताया था। असल में घर बेचने के सिलसिले में पिताजी ही वहां जाने वाले थे, लेकिन उन्हें अपने काम से छुट्टी नहीं मिली। तो एक रोज उन्होंने मुझे वहां जाने के लिए कहा और बोला, वहां जाकर घर को बेचने की जरूरी कागजी कार्रवाई कर लो, थोड़ी मरम्मत करवा लो, गांव के लोगों से मिलो, अपनी और मेरी पहचान बताओ, और हो सके तो कोई खरीदार ढूंढो। कोई ना कोई तो जरूरतमंद मिल ही जाएगा जो उसे खरीदने को तैयार होगा। मैंने उन्हें हाँ कहा और अगले दिन सुबह ही घर से निकल गया।
सरकारी बस से 3 से 4 घंटे का सफर कर मैं दोपहर की कड़कती धूप में अपने पुराने गांव पहुंचा। इस कड़कती धूप में वहां की तपती जमीन पर मेरे पसीने छूट रहे थे। चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं वहां पहुंचा और बैग से चाबी निकालकर घर का दरवाजा खोला। थोड़ी बहुत सीलन की बदबू आ रही थी, लेकिन घर के अंदर एकदम साफ था। कहीं कोई कचरा नहीं, कोई धूल नहीं, कोई जाली नहीं और ना ही कोई गंदगी। उसे देख लग रहा था मानो अब भी वहां कोई रहता है। थोड़ी बहुत जो घर में चीजें थी वो भी अपनी अपनी जगह पर थी। मैं हैरान था कि दादाजी की मौत को 2 महीने बीत चुके हैं, पर घर अब भी अच्छा है, साफ सुथरा है। मैं इस बात से ज्यादा खुश था कि मुझे वहां कोई सफाई नहीं करनी थी। मैंने वही दादाजी की पुरानी लकड़ी की खाट से चादर हटाई और वहीं पास अपना बैग रखकर वापस गांव चला गया। गांव जाकर मैंने लोगों से बात की, उन्हें अपनी पहचान बताई और उन्हें पिताजी और घर के बेचने के बारे में बताया। पर लोग दादाजी को लेकर ही बात करते थे। वहां हमारी पहचान हमसे ज्यादा दादाजी से थी। लोग उस घर को खरीदने की बात से ही डरते थे और मुझे भी समझाते थे कि उस घर को भूल जाओ, कोई नहीं खरीदेगा। दादाजी खुद उसे बेचना नहीं चाहते थे और ये उनकी इच्छा के खिलाफ है। दादा की इच्छा पूरे गांव वालों को पता थी, पर फिर भी मैंने गांव के सरपंच और जानकार लोगों से बात की और अपनी अर्जियां दे दी। रात यहां वहां टहलकर खाना वगैरह खाकर मैं वापस कब्रिस्तान वाले घर आ गया। गांव से दूर एक अकेला घर, सुनसान और अंधेरे से अपना नाता जोड़ता हुआ। मैं धुंधले अंधेरे में पगडंडी के रास्ते से होते हुए घर के रास्ते पर चल रहा था। आसमान में चांद हल्की सफेद रोशनी बिखेर रहा था। झिंगोरों की आवाज गहरे सन्नाटे को और उजागर कर रही थी। घर के आगे कब्रिस्तान था, पर मैं अपनी नजरें झुकाए उस रास्ते को काटे जा रहा था। घर के सामने एक पेड़ था, एक बड़ा पीपल का पेड़, जहां दादाजी अक्सर अपनी खाट पर सोए रहते थे। दिन रात वो वहां पड़े रहते थे। दादाजी बहुत कम ही घर के अंदर आते थे। वो जगह ही उनका घर था। वो वहीं पर बैठकर मुझे भूतों की कहानियां सुनाया करते और जब मैं डर जाता तो मुझे देख जोर जोर से हंसने लगते। उनकी वो हंसी की आवाज अंधेरे में, रात के गहरे शांत वातावरण में किसी शैतान की हंसी जैसी लगती थी। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। एक रात की बात है। उस रात मेरी माँ गांव में गई थी। कोई औरत को बच्चा होने वाला था। पिताजी भी घर पर नहीं थे और मैं दादाजी के साथ अकेला था। मैं उनकी खाट पर ही बैठा था और उस पल दादाजी बहुत शांत थे। वो बस कब्रिस्तान की ओर मुंह कर कर लेटे पड़े थे। मैंने भी कब्रिस्तान के अंधेरे में देखते हुए उन्हें पूछा, दादाजी आज आप उदास क्यों हैं? कोई बात क्यों नहीं करते? कोई कहानी ही सुना दीजिए, कोई शैतान की कहानी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी क्या आप शैतान को मानते हैं? माँ तो कहती है कि शैतान, ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरी उस बात का एक बहुत ही अजीब सा जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि उजाले को, रोशनी को अपना अस्तित्व सिद्ध करना पड़ता है। उसे बताना पड़ता है कि मैं हूं, लेकिन अंधेरे को नहीं। अंधेरे में भले ही कोई ऊर्जा नहीं है, पर वो है हर जगह जहां रोशनी नहीं है, प्रकाश की ऊर्जा नहीं है। ठीक वैसे ही शैतान बसता है हर जगह, हर कोने में जहां ऊर्जा नहीं है। उसी वक्त हमें दूर कहीं से एक चीख सुनाई दी। उस अंधेरे में गहरे सन्नाटे को चीरती हुई वो चीख वहां के वातावरण में घुल सी गई। दादाजी एकदम से अपनी जगह से उठ खड़े हो गए और उठकर उन्होंने वहां पड़ा कुदाल और फावड़ा उठा लिया और फिर वो कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। क्या हुआ दादाजी? अंधेरे ने पुकारा है, तुम यही बैठे रहो, लोग आते ही होंगे। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। कुछ कदम दूर जाते ही वो भी अंधेरे में घुलते चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि गांव की ओर से गांव वालों का झुंड आ रहा था। वो चुपचाप कब्रिस्तान की ओर चले गए। माँ भी उनके पीछे पीछे घर आ गई। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ है? उसने पहले तो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मुझे बताने से मना किया। फिर मैंने जिद पकड़ ली
और तब जाकर उसने बताया कि एक औरत का बच्चा जन्म लेते ही मर गया है और ये लोग उसी को लेकर जा रहे हैं। मैं हैरान था कि दादाजी को कैसे पता चला। वो चीख तो बस एक इशारा थी, लेकिन इसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ था कि गांव से आई चीख पुकार को सुनकर वो कब्रिस्तान की ओर चले जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उन्हें पहले से ही पता होता था कि कौन मरने वाला है। चलते चलते मैं उसी पेड़ के पास पहुंचा, उस बड़े पीपल के पेड़ के पास। पर मैं वहां रुका नहीं, सीधे घर के पास चला गया, दरवाजा खोला और अंदर कमरे में जाकर खाट पर लेट गया। वक्त का कुछ पता नहीं था, मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। मैं अपनी आंखें बंद कर लेटा रहा। मुझे गर्मी होने लगी तो मैंने कमरे की खिड़कियां खोल दी और जाकर फिर से सो गया। सोचा कि कल थोड़ा कुछ काम कर यहां से वापस लौट जाऊंगा। उस वक्त मेरी आंखें बंद थी, पर मैं जाग रहा था। मन ही मन में कुछ सोच रहा था, हिसाब कर रहा था। और तब मैंने एक आवाज सुनी, बेटा। मैंने झट से अपनी आंखें खोल कर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ पल के लिए लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी है, पर मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा है। दादाजी नहीं आए? इस बार मैंने वो आवाज साफ साफ सुनी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं टॉर्च लेकर घर में यहां वहां देखने लगा। मुझे पहली बार लगा था कि शायद ये मेरा वहम होगा, पर इस बार मैंने सच में वो आवाज सुनी थी। मैंने खिड़की से बाहर भी झांक कर देखा, पर वहां भी कुछ नहीं था। पता नहीं क्यों, पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई है। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। शायद बचपन में सुनी भूतों की कहानियां मेरे दिमाग में अब भी ताजा थी। मुझे हर वक्त ये एहसास होता था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो मुझे घूर रहे हैं। उनकी परछाइयां मुझे आंख के कोने से दिखाई पड़ती थी, पर मैं जैसे ही उन्हें देखने की कोशिश करता या पीछे मुड़कर देखता, पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाती। मैंने बैग को वहीं छोड़ दिया और सिर्फ टॉर्च को लेकर वहां से जाने का निर्णय लिया। मैं घर से बाहर गया और बाहर से ताला लगा दिया। तेजी से गांव के रास्ते पर चलने लगा। मुझे अब भी वही एहसास हो रहा था। लग रहा था जैसे घर के बाहर कई सारे लोग खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं। उस एहसास से मैं और तेजी से चलने लगा। मैं वापस गांव पहुंचा तो चलते चलते रास्ते में मैं एक आदमी से टकरा गया। कौन है भाई? थोड़ा आराम से चलो, मैंने थोड़ा घबराते हुए बोला। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। उसने सवालिया निशान से मुझे बोला। इसी गांव से? मैं भी इसी गांव से हूं और पिछले 25 सालों से यहां रह रहा हूं। आपको तो कभी नहीं देखा। फिर मैंने खुलासा करते हुए बताया, मैं अब यहां नहीं रहता, बचपन में रहता था। वो कब्रिस्तान के घर को बेचना था तो उसने मेरी बात को तोड़ते हुए कहा, समीर, तू समीर है ना? मैं भी हैरान रह गया। जी हाँ, आप कौन? पहचाना नहीं मैंने। उसने अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर मुझे अपने गले लगा लिया। अरे मैं साहिल हूं, तुम्हारा दोस्त साहिल। हम बचपन में तुम्हारे घर के पीछे खेला करते थे। उसने अपनी पहचान बताई और मेरा सारा डर दूर भाग गया। वो आदमी मेरा ही दोस्त निकला। जाने अनजाने में हम दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई थी। मैंने चलते चलते ही उसे कब्रिस्तान के घर को बेचने के बारे में और अपने बारे में बताया। वो मुझे उसके घर ले गया जहां पर उसकी बीवी और एक बच्चा था। घर में जाते ही मैंने उसे पूछा, अब्बू अम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? उसने मुझे मुस्कुराकर जवाब दिया, वो उसी कब्रिस्तान में है जहां से तुम आए हो। कुछ फॉर्मेलिटी की मैंने, उसके साथ खाना खाया और कुछ बातें की और फिर हम दोनों उसी के आंगन में बातें करते करते खाट पर सो गए। सुबह उठते ही मैं सीधा अपने कब्रिस्तान वाले घर गया। मेरे सारे कपड़े, सारा सामान वहीं पर था। वहां जाकर दरवाजा खोला और देखा तो घर एकदम साफ सुथरा था। मैंने जो चादर खाट से हटाई थी वो भी पहले जैसे बिछाई हुई थी। मेरा बैग एक कोने में रखा था। मैं इस बात से हैरान था कि घर का दरवाजा तो बंद था, तो फिर ये सब किसने किया? सब कुछ अजीब था लेकिन नजरअंदाज करने लायक था।
मैंने अपने बैग से कुछ ज़रूरी सामान लिया और वापस साहिल के घर चला गया। उसी के साथ नदी पर नहा कर आया, उसी के घर नाश्ता किया और अपने काम के लिए निकल पड़ा। सबसे ज़रूरी काम था कि मुझे तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय में जाकर घर के कुछ कागजात निकलवाने थे। मैं दिन भर दफ्तर दफ्तर घूमता रहा, घंटों तक कतारों में खड़ा रहा, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। कोई कहता कि 2 महीने बाद आओ, तो कोई कहता 4 महीने बाद। किसी ने कहा कि अर्जी दे दो, हम देखकर तुम्हें खबर कर देंगे। आखिरकार परेशान होकर मैंने अर्जी दे दी और दफ्तर दफ्तर घूमकर थक हार कर मैं गाड़ियां बदल बदल कर किसी तरह गांव लौट आया। पता था कि साहिल इस वक्त घर पर नहीं होगा, इसलिए ऐसे में उसके घर जाना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं अपने कब्रिस्तान वाले घर चला गया। घर के अंदर जाते ही मैंने लगभग फाइल को बैग के पास फेंक दिया और किसी बेजान की तरह खाट पर गिर पड़ा। दफ्तरों की लाइनों में खड़े रहकर पीठ दर्द करने लगी थी। खाट पर लेटते ही पीठ को आराम आ गया। थके शरीर के साथ में वहीं पर सो गया। मुझे खाने की भी खबर नहीं थी और मैं पता नहीं कि कब गहरी नींद में चला गया था, पर मुझे महसूस हुआ कि बार बार मुझे कोई शब्द सुनाई दे रहे हैं। इस घर को तुम बेच नहीं सकते, ये हमारा घर है। वो आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें खोली। देखा तो वहां मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। ये आदमी अंदर कैसे आ गया? उसने गुस्से में वही वाक्य दोहराया, तुम इस घर को बेच नहीं सकते, ये हमारा घर है। यह कौन आदमी है? ये सोचकर मैं खाट पर उठकर बैठ गया और सामने का नजारा देख मेरा दिल दहल गया। मेरा सिर चकरा गया। लगा जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में चला गया हूं। शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। मेरे सामने, मेरे आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। पूरे कमरे में थोड़ी भी जगह खाली नहीं थी कि मैं नीचे पैर रख सकूं। हर तरफ बस लोग ही लोग थे, जले शरीर के, कटे हुए, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, औरतें। कोई मोटा भद्दा सा तो कोई सूखी लकड़ी जैसा। हे भगवान, मैं ये कहां फंस गया? मुझे समझ से देर नहीं लगी कि ये सारे लोग मरे हुए हैं। ये कब्रिस्तान से उठकर आए हैं। ये कब्रिस्तान में दफन लोगों की आत्माएं हैं। 1-2 नहीं, बहुत सारी। और वो सभी मुझे घूर रही थी। किसी का खून बह रहा था, किसी के हाथ पैर कटे थे, तो कोई मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। किसी की आंखें नहीं थी तो किसी का सर फटा हुआ था। किसी का शरीर नीला था तो किसी के शरीर पर बस घाव ही घाव थे। उनमें से कई चेहरे मुझे जाने पहचाने लगने लगे। उन चेहरे को देख मुझे बचपन में दादाजी ने सुनाई कहानियां याद आने लगी। एक एक किस्सा याद आने लगा और उन किस्सों में मरे हुए लोगों के चेहरे याद आने लगे। वो सभी मेरे सामने थे। मतलब दादाजी मुझे जो कहानियां सुनाते थे वो सब कहानियां इनके बारे में थी। दादाजी सचमुच इन्हें देख सकते थे, इनसे बात कर सकते थे। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं वो सब देखते हुए बैठे बैठे ही थरथराने लगा। किसी तरह से मैंने उन्हें हाथ जोड़े और मैं उनसे कहना चाहता था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा, पर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने किसी तरह अपना पैर जमीन पर रखा और उन सब के बीच से जगह बनाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो तब भी मुझे घूर रहे थे, मुड़कर देख रहे थे। मेरा पूरा शरीर इतना थरथरा रहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से उन सब के बीच कदम रख पा रहा था। मैं किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा और सोचा कि दरवाज़ा खोलते ही पूरी ताकत से भागता हुआ यहां से चला जाऊंगा। और मैंने उस घर का दरवाज़ा खोल दिया, पर मैं भाग नहीं सका। दरवाज़ा खोलने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि घर के बाहर अनगिनत लोग बैठे हुए थे, ठीक उसी तरह जैसे घर में थे। बिना पल के झपकाए, बिना किसी हलचल के वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे थे। वो हर जगह थे, घर के चारों ओर। मैंने मुड़कर भी देखा तो वो खिड़की में भी थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त कितना डरा हुआ था। और जैसा मैं दरवाजे तक चलकर आया था, उसी हिम्मत से मैं दरवाजे के बाहर चलने लगा।
उनके बीच से चलते हुए मैं जगह बनाने लगा। पता नहीं कि उनके बीच से गुजरने में मुझे कितना वक्त लगा, शायद 1 घंटा या 2 घंटे, पर मैं हाथ जोड़े हुए बस आगे आगे चला जा रहा था। मैं उसी हालत में घबराया हुआ साहिल के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और मुझे देखकर कहा, अरे मुझे लगा कि तुम चले गए होंगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी हालत ही नहीं थी, पर अगले ही पल वो मेरी हालत देखकर समझ गया कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। मुझे तेज बुखार चढ़ गया था। मैं बुखार में खड़े खड़े थर-थर कांप रहा था। उसने मुझे हाथ लगाया और तुरंत डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने भी उसी वक्त मेरा इलाज शुरू किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं बस चुपचाप पड़ा रहा। अगले दिन मेरे पिताजी मुझे लेने वापस गांव आ गए। मेरे ठीक होने तक वो 2 दिन तक मेरे साथ रुके रहे। उन 2 दिनों में मैंने उन्हें कब्रिस्तान के घर जाने नहीं दिया। थोड़ा ठीक होने के बाद मैं उन्हीं के साथ उस कब्रिस्तान वाले घर चला गया। सुबह का वक्त था। दरवाजा खोला तो सब पहले जैसे साफ सुथरा था, सब कुछ ठीक था। मेरा बैग एक जगह पर ठीक से रखा हुआ था। खाट पर चादर चढ़ी हुई थी, पर घर के कागजात कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने पिताजी को वहां बैठने के लिए कहा और उन्हें वो सब कुछ बताया जो मैंने देखा था, महसूस किया था और जिस कारण मैं बीमार पड़ा था। पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो मेरी बात को मान गए और फिर हम दोनों ने भी उस कब्रिस्तान वाले घर को बेचने का विचार छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बैग लिया और हम दोनों वापस अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी है करीबन 45-50 साल पहले की, जब मैं जवान था। अब पता नहीं आज वो घर, वो कब्रिस्तान का मकान अपनी जगह पर है भी या नहीं, पर उसकी डरावनी यादें अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो कि एक आर्मी सिपाही की अपनी आप बीती है। दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और यह कहानी मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे बताई थी। उसके दादाजी सेना में सिपाही रह चुके थे। चूंकि वो हिमाचल प्रदेश में रहते थे, जो कि मुख्य रूप से हिमालय में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। 70 के दशक में कनेक्टिविटी का वहां एक अहम मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में कई गांवों के अपने विशेष मंदिर, देवता या भूत परस्त देवता है और उनके गांव में भी एक देवी मां का मंदिर था जिसकी वो पूजा करते थे। सेना में सूबेदार होने के अलावा उनके परिवार के लोग अपने गांव के देवी मां के मंदिर के पुजारी थे और पुजारी होने के साथ साथ वो प्रार्थनाओं, धर्म और जादू टोना में अत्यधिक पारंगत थे। एक दिन ऐसे ही वो छुट्टी में घर लौट रहे थे और उस दिन उन्हें अपने गांव आते आते देर रात हो गई थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी की समस्या के कारण बस स्टॉप उनके गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। जैसे ही बस उनके गांव के बस स्टॉप पर पहुंची तो वो बस से उतर गए और पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगे। वो रात बहुत गहरी और शांत थी। आर्मी में सिपाही होने के साथ साथ ही वो एक पुजारी भी थे, इसलिए अंधेरे और आसमान को देखकर ही वो तिथि और परिस्थिति को समझ जाते थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात होने के कारण हर तरफ घना अंधेरा और सब कुछ सुनसान था। उन्हें एक भी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि गांव में तो इन चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। लोग अमावस्या को और पूर्णिमा की रात को विशेष ध्यान रखते हैं और घर से कहीं बाहर नहीं जाते। कुछ थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुके और पीछे मुड़ गए। उनके पीछे कुछ फीट दूरी पर एक मानवीय आकृति खड़ी थी। उन्होंने अपना लाइटर निकाला और उसे जलाकर ऊपर उठाया ताकि एक बड़े क्षेत्र में रोशनी फैल सके, और फिर उन्होंने उस धुंधली पीली रोशनी में देखा। वो एक औरत थी, लगभग 20-22 साल की। उसने चमकीले लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पीला लेकिन सुंदर था, जैसे किसी लड़की का चेहरा हल्दी की रस्म होने के बाद दिखाई पड़ता है। चूंकि उनका गांव एक बहुत ही छोटा गांव था, तो वो गांव के हर आदमी को जानते थे और उनका परिवार भी पुजारी होने के कारण उनकी अपने गांव और आसपास के लगभग सभी लोगों से जान पहचान थी। ऐसे में वो उस महिला को नहीं पहचान सके। अजीब बात यह थी
कि लाइटर जलते ही महिला ने चलना बंद कर दिया था। उन्होंने उस महिला से पूछा, क्या आप ठीक है? इतनी रात आप अकेली कहां जा रही है? लेकिन महिला का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है? फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। वो वहीं निश्चल खड़ी रही, एकदम स्थिर, जैसे कोई मूर्ति होती है। कोई भाव नहीं, कोई हलचल नहीं। इस बार उन्हें शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने उसके पैरों की ओर देखा, पर उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी साड़ी के अंदर छुपे हुए थे। अब उनके लिए यह पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि वो औरत कौन है और यहां क्या कर रही है। लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने तुरंत ही मां दुर्गा माता के मंत्र का जाप करना शुरू किया। ओम नमो श्री चंडिकाय नमः। ओम नमो काली कपाली धीधि धि स्वाहा। ओम नमो श्री चंडिकाय नमः। ओम नमो काली कपाली धीधि धि स्वाहा। और मंत्र का उच्चारण करते हुए वो उस महिला की ओर बढ़े। वो महिला एकदम से पीछे हटी। पीछे हटते समय उन्होंने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। उन्हें तुरंत ही सारी घटना समझ में आ गई। ये एक चुड़ैल थी। अब उन्होंने पहले भी ऐसे भूत प्रेत में कई मामले देखे थे और कुछ को तो भगाया भी था, इसलिए वो घबराए नहीं, डरे नहीं। इसके अलावा वो जानते भी थे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने लाइटर की आग को जलाए रखा और अपने हाथ को ऊपर ऊंचा रखा, और उसी के साथ वो और जोर जोर से देवी मां की प्रार्थना करने लगे। उनकी वो प्रार्थना सुनकर वो चुड़ैल हकलाने लगी और पीछे हटते हुए लड़खड़ाने लगी। फिर भी वो दादाजी आगे बढ़ते रहे। फिर एकदम से वो चुड़ैल तेजी से सरकती हुई अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसकी बस एक दूर जाती हुई चीख उन्हें सुनाई दी। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया और वो फिर से मंत्रोच्चारण करते हुए आगे चलने लगे। लेकिन लाइटर जलता रहा और पूरे समय प्रार्थना भी जारी थी। आखिरकार वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां माता का मंदिर था, जो कि गांव के किनारे पर था। वो उसी समय उस मंदिर के अंदर चले गए और अपनी जान बचाने के लिए देवी मां को धन्यवाद दिया। दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियां। आपको दोनों कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और हां, आखिर में आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगा कि एनिमेशन चैनल पर एक दूसरी कहानी जल्द ही आ रही है। उस कहानी के लिए तैयार रहे और चैनल को थोड़ा सेट होने दीजिए। धीरे धीरे उस चैनल पर भी मैं अपनी आवाज़ देना शुरू कर दूंगा। फिलहाल मैं बस एनिमेशन पर फोकस कर रहा हूं कि एनिमेशन किस तरह से अच्छा लगे और उसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है। तो बस इस चैनल से जुड़े रहिए, और आपको एनिमेशन की कहानियां पसंद है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड के साथ ऐसे ही किसी डरावनी कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।